हम लोग केमिस्ट्री में लेसन नंबर 14 जो पढ़ रहे थे उसमें एक प्यारा सा टॉपिक कल हमने प्रोटीन के बारे में पूरा चर्चा किया था। आज जो आपकी चर्चा रहेगी उसका नाम होगा एंजाइम। इसी एंजाइम को हम लोग हिंदी में बीकर भी कहते हैं और इसी एंजाइम को एंजाइम भी लिखा गया है और सब लोग जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। आप देखे होंगे कुछ चर्चा हम इसके पहले करें कि एंजाइम अगर आपको कोई महसूस हो कहीं देखे होंगे तो आप सुने भी होंगे, बायोलॉजी में आप इसको पढ़े भी होंगे और आज इसका आप लोग केमिस्ट्री में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम अगर हमारे शरीर में उपस्थित है तभी हमारे शरीर में जितने भी कार्यक्रम हैं, जो भी क्रियाएं हैं, आसानी से होती है। अगर पूरे शरीर से, मैंने बताया भी था आपको, पूरे शरीर से अगर एंजाइम को हम लोग निकाल दें तो हमारे भोजन के पाचन में 50 वर्ष का समय लग जाएगा। भोजन को पचने में 50 वर्ष का समय लग जाएगा। माने समझिए कि ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ही बचेगा मरने के पहले। लेकिन एंजाइम जो होता है जो भोजन को लगातार पचाने का कार्य करता है। आप एंजाइम जानते होंगे, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब भी एंजाइम की बात होगा तो मुख जो होता है, मुख में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइलिन, जो मंडयुक्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। मुख में जो एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाते हैं उसको पचाने का जो कार्य करता है टाइलिन करता है। उसके बाद से थोड़ा सा आगे आप भोजन जब खसक करके जाता है और जब आमाशय के अंदर प्रवेश करता है तो आप जानते होंगे सभी लोग, आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसका नाम होता है लाइपेज, रेनिन और पेप्सिन। जो लाइपेज होता है वो वसा युक्त भोजन को पचाता है। जैसे तेलहू से अगर कोई पदार्थ आप खाते हैं तो उसको पचाने का जो कार्य करता है वो लाइपेज करता है। तो और आगे जाएंगे, रेनिन भी आमाशय में पाया जाता है, ये दूध को पचाने का कार्य करता है। उसके बाद से एक पेप्सिन भी होता है, ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के पचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से अगर आप अग्नाशय में जाएंगे तो अग्नाशय में भी 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक जो आपका होता है उसका नाम होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन होता है, अच्छा छोड़ो इरेप्सिन, ट्रिप्सिन पहले जान जाओ। ट्रिप्सिन भी अग्नाशय में पाया जाता है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन युक्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। अच्छा, प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोटीन को पचाता है कौन पचाता है? ट्रिप्सिन भी पचाता है, पेप्सिन भी पचाता है और छोटी आंत में जब जाएंगे तो उसमें इरेप्सिन भी पाया जाता है, वो भी प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन बहुत जटिल पदार्थ होते हैं और प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? कल आपने पढ़ा था, एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं और जब पाचन होता है तो यही प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूट जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो पेप्सिन होता है इसका क्या कार्य होता है, तो आप सीधे कहेंगे, पहले तो पूछेगा पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो आमाशय में पाया जाता है, जो प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को ये जब पचाता है तो ये अमीनो अम्ल में बदल देता है। इसी प्रकार से एमाइलेज भी एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है और ये भी जो होता है एमाइलेज, ये भी आपके मंडयुक्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। लाइपेज भी पाया जाता है अग्नाशय में, ये भी वसायुक्त भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार से आप छोटी आंत में जब जाएंगे तो उसमें भी 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज पाया जाता है, लाइपेज हर जगह पाया जाता है, ये भी वसायुक्त भोजन को पचाता है। इरेप्सिन पाया जाता है, प्रोटीन को पचाता है। लैक्टोज पाया जाता है, दूध को पचाता है। माल्टोज पाया जाता है, माल्टेज को पचाता है और सुक्रेज पाया जाता है जो सुक्रोज को पचाता है। तो इस तरीके से 5 एंजाइम पूरे जिक्र किए। तो एंजाइम अब जरा सोचिए अगर ना रहे तो इस प्रकार के जो आप दूध खाते हैं, जो वसायुक्त भोजन खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाते हैं, उसका पाचन कैसे होता है। लेकिन ये सब बातें जो होती है बायोलॉजी में होती है। आपको मैंने समझाया कि आखिर कहीं आपको महसूस हो कि आखिर एंजाइम कहाँ कहाँ होते हैं, तो आपके सामने मैंने शेयर किया कि एंजाइम आमाशय में ही पाया जाता है, मुख में ही पाया जाता है, अग्नाशय में ही पाया जाता है। यकृत में तो कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन पित्तरस पाया जाता है। लेकिन छोटी आंत में 5 एंजाइम पाए जाते हैं, तभी भोजन का इतने पूर्ण रूप से पाचन हो पाता है। फिर आपको ऊर्जा मिलता है और आपको याद होगा कि ये ऊर्जा जो भी मिलता है एटीपी के रूप में संचित रहता है। फिर हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है इसके द्वारा किया जाता है। तो आप देखिए एंजाइम की शुरुआत हम लोग करेंगे तो पहले आपको समझना है, तब आपको लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो एंजाइम का मतलब ये होता है कि एंजाइम जो होते हैं वह केवल जीवित प्राणियों में ही पाए जाते हैं और एंजाइम जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है सबको प्रेरित करता है या क्रिया को, वेग को भी बढ़ा देता है। याद होगा, क्रिया को, वेग को भी क्या करता है? बढ़ा देता है, जिसको आप उत्प्रेरक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। और आपने लिखा भी है कि जैव उत्प्रेरक का मतलब, उत्प्रेरक का मतलब होता है ना क्रिया को बढ़ाना, घटाना भी होता है, लेकिन इसमें एंजाइम की जो बात होगी क्रिया को बढ़ाना। जैसे सोचिए आप भोजन करते हैं, सुबह भोजन किए और फिर आपको दोपहर के समय भूख बहुत लोग को लग जाता है, बहुत लोग नहीं खाते भी होंगे, तो सब एंजाइम का देन है।
और देखिए जब बुढ़ापा आपका एज बढ़ता चला जाएगा तो एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो घटती चली जाती है। इसलिए देखिएगा आपके बाबा होंगे सुबह खाते होंगे तो फिर सीधे रात को ही खाते होंगे, या फिर उनको खाने की इच्छा नहीं होती होगी। तो सब एंजाइम की निष्क्रियता होती है, जो एंजाइम की क्रियाविधि होती है घटती चली जाती है उम्र बढ़ने के साथ। बात समझ रहे हो? तो पहले मैं थोड़ा सा एक डिफिनेशन लिख देता हूँ कि आखिर एंजाइम के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में क्या बताएंगे। तो एक बार फिर सुनिए, एंजाइम जो होते हैं सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन ये माने जो एंजाइम शब्द है वह एक जर्मन शब्द है। ये क्या है? जर्मन शब्द आपका होता है, ठीक है। एंजाइम आपका एक जर्मन शब्द होता है। और आपको बता दें एंजाइम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जो आप एंजाइम लिखे हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका होता है इन का मतलब होता है इन, और इन का मतलब होता है अंदर। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। हर एक होता है जाइमेस। देखिए दूसरा जो जाइम है ना, इसका पूरा जब आप लिखेंगे तो जाइमेस लिखते हैं। इसका नाम होता है जाइमेस, और जाइमेस का मतलब होता है खमीर। खमीर, खमीर का मतलब होता है ईस्ट। खमीर का मतलब क्या होता है? ईस्ट। बात समझ रहे हो? एंजाइम, जाइमेस का मतलब होता है खमीर, खमीर का मतलब होता है ईस्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर्वप्रथम जो एंजाइम था उस एंजाइम को हमने ईस्ट से या खमीर से या इसी को कवक कहते हैं उसी से प्राप्त किया गया था। पहले समझेंगे। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि एंजाइम को सर्वप्रथम खमीर से प्राप्त किया गया था। खमीर का मतलब वही ईस्ट जो सड़े गले पदार्थों को होते हैं, खमीर से प्राप्त किया गया था। सब लोग को याद होना चाहिए जो एंजाइम है उसको खमीर के द्वारा, खमीर से प्राप्त किया गया था, ठीक है। अब तो मान लीजिए कि बहुत सारे एंजाइम का उपयोग किए गए हैं। और देखो आपको बता देते हैं कि ये जो भी माने एंजाइम की बात करेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया को वेग के बढ़ाने के लिए कार्य करता है। माने आपके शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती हैं, एंजाइम शरीर के अंदर, पहले समझेंगे आप, शरीर के अंदर होने वाले सभी जैविक क्रियाओं के वेग को बढ़ा देता है। सभी जैविक क्रियाओं के वेग को बढ़ा देता है। देखो जैविक क्रियाओं का मतलब श्वसन हुआ, पाचन हुआ, सब जितने भी जैविक क्रिया होते हैं सभी जैविक क्रियाओं के वेग को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है? एंजाइम बढ़ा देता है आपका। और देखो एंजाइम जो होता है ना, इसलिए एंजाइम को हम लोग जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। देखो उत्प्रेरक का काम होता है बढ़ाना, इसलिए आपको सीधे कहना, इसलिए एंजाइम जो होता है, एंजाइम क्या करता है? इसलिए एंजाइम को हम लोग जैव उत्प्रेरक कहते हैं। सब याद करेंगे, ठीक है। जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग? एंजाइम को। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया जो भी शरीर के अंदर क्रियाएं होती है, चाहे पाचनिक क्रियाएं होती है, चाहे श्वसनीय क्रियाएं होती है, सभी क्रियाओं को बढ़ा देता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। ध्यान से एकदम देखते रहेंगे। अच्छा आपको याद होगा ना एंजाइम के उदाहरण जब आप कल पढ़ रहे होंगे, कल नहीं परसों पढ़े होंगे, जब गोलीय प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा। गोलकार जो प्रोटीन होते हैं उसके उदाहरण में आप एंजाइम लिखे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम होता है एक प्रकार का गोलीय प्रोटीन होता है। आप इसको बता सकते हैं कि एंजाइम गोलीय प्रोटीन होता है। गोलीय का मतलब आप पढ़े होंगे। इसका मतलब एक गोलीय प्रोटीन होता है। तो अगर आप इसको जल में एंजाइम को डालते हैं तो ये घुल जाता है, क्योंकि आपने कहा था कि गोलीय प्रोटीन जो होता है जब इसको हम लोग जल में डालते हैं तो क्या होता है? घुल जाता है। तो माने आपके जो गोलीय प्रोटीन होते हैं, एंजाइम गोलीय प्रोटीन होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। माने प्रोटीन में नाइट्रोजन भी क्या होता है? उपस्थित होता है। नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। किसमें? प्रोटीन। बात समझ रहे हैं? अच्छा यही कारण है ना, जो प्रोटीन होता है उसको आपको जब बताया गया होगा तो उसे कहा गया होगा कि जो प्रोटीन होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन में भी उपस्थित होता है। इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसकी एक विशेष बात होती है कि जो भी माने आपके होते हैं इस तरीके से, बाकी उसमें कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। भाषा में भी वही होता है। लेकिन ये जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें एक आपके अतिरिक्त के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। और देखो यही नाइट्रोजन जो होता है ना, यूरिया में बदलता है, अमोनिया में बदलता है, फिर वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। आपको याद होगा कोई आपसे पूछे कि जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे आप जब भी बाहर निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थ को तो समझो यूरिया निकलता है,
तो अगर कोई पूछे कि मूत्र का रंग पीलापन क्यों होता है, तो इसको याद रखेंगे यूरोक्रोम के कारण, उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, जो मूत्र होता है उसका पीलापन यूरोक्रोम के कारण होता है। चलो, और अगर कोई पूछे कि मूत्र क्यों बदबू देता है, उसमें से बदबू क्यों आती है, तो अमोनिया के कारण, याद रखेंगे अमोनिया के कारण उसमें बदबू आती है। आगे और सुन लो तब। चलो, तो एंजाइम के बारे में आपका रहा, और आगे लिखना है कि एंजाइम जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। अधिकतर माने जो एंजाइम होते हैं, जीवित जो कोशिकाएं होती है, जीवित कोशिकाओं के अंदर एंजाइम जो होते हैं पाए जाते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे ये चीज़ के बारे में, आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। माना अधिकतर जीवित कोशिकाओं के अंदर ही पाए जाते हैं, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, उसमें एंजाइम जितने वो उपस्थित होते हैं सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर ही पाए जाते हैं। बात समझे। चलो, उसके बाद से आपके पास आता है, इसका नाम होता है एंजाइम के गुण। का गुण होता है पहले समझो। एंजाइम के गुण में पहला तो ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं रासायनिक माने जो अभिक्रिया, जितने भी शरीर के अंदर अभिक्रिया होती है उसके वेग को बढ़ा देते हैं। पहला तो यही होगा। सब लोग याद करो, मैंने कहा ना, जब सोचो अगर एंजाइम नहीं होता तो भोजन को पचने में 50 वर्ष का समय लगता। इसका मतलब है कि एंजाइम उपस्थित है तभी क्रियाएं को बहुत तेजी के साथ आप करते होता है। तो आप लिख सकते हैं कि एंजाइम शरीर के जैविक क्रियाओं को, जैविक मतलब श्वसन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, उत्सर्जन होगा, सब आपका जैविक क्रिया होता है। हमारे एंजाइम शरीर के जैविक क्रियाओं के वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है, वेग को बढ़ा देता है। बात समझे, बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा मन पड़ेगा इसका है कि नहीं, इसको फिर भी हम बता देते हैं आपको। आइए, सक्रियण ऊर्जा का मतलब ये होता है ना, जैसे वो आपको हम बताते हैं कि जब भी आपसे पूछे कोई तो क्या कहेंगे। जैसे मान लो एक कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक होते हैं, ठीक है। अभिकारक के बाद क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अभिक्रिया होती है तो उत्पाद बनता है। देखो, अभी आप एंजाइम पढ़ रहे थे, कुछ बात समझो तो नहीं। मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी बी है, ये अभिकारक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ए भी बन गया। ये भी क्या हो गया, बन गया ना। समझने का प्रयास हम कर रहे हैं कि अभिकारक के रूप में देखो आपने एक ए चूज किया है और एक बी चूज किया है, और जब दोनों आपस में मिलाए हैं तो दोनों में क्रिया होकर के देखो ये भी बन रहा है। लेकिन आपसे प्रश्न क्या है कि आखिर सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे। तो कहेंगे ना, सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होता है, कम से कम ऊर्जा होता है, जिसके द्वारा जो अभिकारक होते हैं आपस में टक्कर करते हैं। देखो, जब तक टक्कर नहीं करेंगे तब तक उत्पाद बनेगा नहीं। मान लो चावल है और आपने पानी मिलाया है, जब तक पानी चावल के अंदर नहीं जाएगा तब तक तो भात बनेगा नहीं। या खीर जो भी बनाना होगा, दूध और चावल आपने मिलाया है, मान लो दूध अलग रह जाए चावल अलग, तो कभी तो खीर बनेगा ही नहीं। तो उसको मिलाना बहुत अनिवार्य होता है, और उसको मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मिलाने के लिए यही करते हैं कि उसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो जो पानी होता है वह उसके माने जो पानी होता है पहले द्रव अवस्था में होता है, तो कण पास होते हैं, कहीं ऐसा दूरी बन जाता है पानी में, उसके अंदर जो होता है चावल आ जाता है, फिर चावल के अंदर पानी समा जाता है। तो वही बात इसमें भी होती है। जब ये बात सक्रियण ऊर्जा की बात करेंगे तो देखो, इसको अभिकारक कहते हैं और ये उत्पाद आपका बना गया। तो कहेंगे वह कम से कम ऊर्जा जिसके द्वारा अभिकारक आपस में टक्कर करके और उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। माने कम से कम, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम। देखो, अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई ग्राफ आपका है, ठीक है ना, ये कोई ग्राफ है। मान लो यहाँ पर सक्रिय ये देखो, ये से इसको प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर 15 जूल है, और फिर यहाँ पर आ गया ईबी का मान आपका 20 जूल हो गया। तो अगर कोई पूछे कि बताओ किस माने अभिक्रिया पर, किस ऊर्जा पर सबसे पहले अभिकारक बनेगा, तो देखो जो 15 वाला देख रहे हैं ना, 15 वाला का मान कम है, तो इस पर पहले आपका जो होगा उत्पाद बन जाएगा। पहले उत्पाद इसी में बनेगा जिसका सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है। तो याद हुआ सक्रिय ऊर्जा की नहीं, सक्रिय देखो, सक्रियण का मतलब होता है ना प्रेरित करना, माने वह कम से कम ऊर्जा। देखो, अगर ये नहीं रहेगा तो आपस में मिलेगा ही नहीं। या सोचो कि चावल डाल दो, तुम पानी दूध डाल दो, उसको गर्म ना करो, बाहर से ऊर्जा अगर उसको ना दो तो कभी खीर बन नहीं सकता है, ठीक है ना। तो सेम वही बात है ना, जब तक इसमें टक्कर नहीं होगा,
जब तक ये टक्कर नहीं करेंगे, एक दो अभिकारक है, 3 भी अभिकारक हो सकते हैं, 4 भी अभिकारक हो सकते हैं, जब तक ये अभिकारक टक्कर नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तब तक आपका उत्पाद नहीं बनेगा। तो वह कम से कम ऊर्जा जिसके द्वारा अभिकारक जो होते हैं आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। थोड़ा सा नोट कर लो इसमें। सक्रिय ऊर्जा की डिफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं कि वह कम से कम ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा जिसके द्वारा अभिकारक आपस में टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। याद कर लो सब लोग। और उसे हम लोग ये से प्रदर्शित करते हैं। जब भी आपके सक्रिय ऊर्जा होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसकी सक्रिय ऊर्जा जितना कम होगा उसमें आपको बात बतानी होगी, उसका माने टक्कर उतना ही तेजी से होगा, उतना ही जल्दी उत्पाद भी बन जाता है। तो वह कम से कम ऊर्जा जिसके द्वारा अभिकारक आपस में टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी बात आपको याद होना चाहिए। एंजाइम का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं ना, तो जो सक्रिय ऊर्जा का मान होता है वो हमेशा घट जाता है। क्या समझ रहे हो? जब भी आप एंजाइम का प्रयोग करते हैं तो सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है और जल्दी से क्रिया हो जाती है और जल्दी से उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखा गया सबका। आप सुनो, एक हो गया, बहुत सिंपल है यार, अपना मन से लिख सकते हो यार, इसमें क्या दिक्कत है, इतना हार्ड थोड़े। बस आप सुन लीजिए कि बस टक्कर कराना है, अभिकारक में टक्कर कराना है, तो अभिकारक में टक्कर कराने के लिए जो कम से कम ऊर्जा का हम यूज करते हैं उसी को हम लोग सक्रिय ऊर्जा की बात करते हैं। हम इसे ये सब प्रदर्शित करते हैं, समझे? देखो सक्रिय का अंग्रेजी में कहा जाता है एक्टिव कहा जाता है, और इसको एनर्जी कहते हैं, इसीलिए इसको ई से प्रदर्शित किया गया है। ए का मतलब होता है एक्टिव और ई का मतलब होता है एनर्जी, इसीलिए हमने इसको ई से प्रदर्शित किया। चलिए मिटा रहे हैं इसको, बहुत छोटा, अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, हिसाब से कोई पूछेगा पीएच अनुकूलन, ठीक है, एक पीएच अनुकूलन देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या होता है, एक पीएच अनुकूलन का मतलब होता है ना कि एक माने जितने भी पीएच मान होते हैं उस पर एक निश्चित पीएच मान होता है। माने कहेंगे उसमें कि वह निश्चित पीएच मान जिस पर, ध्यान से समझना, वह निश्चित पीएच मान जिस पर एंजाइम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। हालांकि अलग अलग यौगिकों के लिए इसका मान अलग अलग होता है, लेकिन आप याद जरूर रखेंगे कि वह पीएच मान जिस पर एंजाइम की क्रियाशीलता बहुत तेज़ी के साथ होती है। अच्छा ज़रा देखो, हम लोग जब सब सोच लेते हैं ध्यान से, हम लोग का जब भी हम खीर बनाते हैं तो दूध लेते हैं, दूध में चावल डाल देते हैं, तो उसको हम लोग गर्म करते हैं। पहले धीरे धीरे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे बनता है, फिर तनी सा और तेज़ करते हैं तो और तेज़ी से बनता है, खूब और तेज़ करते हैं तो और तेज़ी से बनता है। लेकिन एक बार ऐसा कंडीशन आएगा कि अब इतना तेज़ कर देंगे कि अब वो जलने लगता है। तो कभी उसमें जितना भी टेम्परेचर दिया आपने, 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, 40 दिया, 50 दिया, 60, 70, 80, 100 दिया, 200 दिया, तो उसमें एक निश्चित टेम्परेचर होगा जिस पर क्रिया बहुत तेज़ी के साथ होती होगी, जिस पर माने आपका खीर बहुत तेज़ी के साथ बनता होगा। तो उस टेम्परेचर को हम लोग पीएच ताप कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पीएच, अगर इस पर पीएच अनुकूलन की बात पहले कर रहे हैं तो पीएच अनुकूलन का मतलब पीएच मान की बात होगी। आप पीएच मान जानते होंगे 0 से लेकर के 14 तक होता है। पीएच मान जो होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से लेकर के 8 के, यानी 0 से लेकर 7 से, अगर 7 से कम है तो उस पदार्थ को अम्लीय मान लिया जाता है, और अगर 7 है तो उदासीन माना जाता है, 7 से अधिक है और 14 तक है तो उसको हम लोग क्षारीय मानते हैं। बात है समझना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। टीचर जो होता है, जिसको आप लेक्चरर कहते हैं, वो बोलता ही रहेगा जो टॉपिक आपकी बात हो रही है। बात समझिए, केवल आपको सुनना है और इसको अपने दिमाग में पूरी तरीके से फिट कर लेना है
कभी आवश्यकता है। जो भी बातें आप पढ़ रहे हैं, ये बातें एक एक पॉइंट जो पढ़ रहे हैं ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि बोर्ड में आए या ना आए, क्योंकि एक पार्ट में से 5 नंबर ही आपसे पूछा जाएगा। उसमें 50 प्रश्न है तो 2-3 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो बातें आपकी हो रही है, जो बातें आप पढ़ रहे हैं, ये बातें आपके आगे भविष्य में कंपटीशन में कई कंपटीशन आप देंगे। हो सकता है कि कंपटीशन में क्वेश्चन आपको मिलता रहे। बात समझ रहे हैं? और कंपटीशन को बीट करके और आपको नौकरी मिल जाती है, बहुत अच्छी बात आपकी होती है। तो कहने का मेरा मतलब है पीएच अनुकूलन, तो कहेंगे वह पीएच मान जिस पर एंजाइम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होता है, जिस पर एंजाइम बहुत तेजी के साथ क्रिया करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पीएच अनुकूलन। तो थोड़ा सा इसको परिभाषा लिख लेता है। देखो, वह पीएच मान जिस पर एंजाइम की क्रियाशीलता एंजाइम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, उसे पीएच अनुकूलन कहते हैं। पीएच अनुकूलन कहते हैं। और आगे लिख लेना कि अलग अलग पीएच अलग अलग पदार्थों के लिए पीएच अनुकूलन अलग अलग होता है। पीएच अनुकूलन अलग अलग होता है। 2 बार लिख लेना। माने पीएच मान फिक्स नहीं होता, अलग अलग जितने भी पदार्थ होते हैं उसका जो पीएच मान होता है उसका मान अलग अलग होता है। ठीक है। अब देखो एक हेडिंग बना लेना, सक्रियण ऊर्जा का महत्व। सक्रियण ऊर्जा का महत्व। देखो जितने चीज़ें आप पढ़ रहे हैं पूरा आपको याद होना चाहिए। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ज़रा सोचो, याद करो सब लोग। सुक्रोज हम लोग ले लें, बोले मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सुक्रोज आप ले लें तो आप इसमें एक एंजाइम मिलाते हैं, सुक्रोज ले लें और कोई एंजाइम ना मिलाएं, ठीक है ना। होता है ये बदलता है आपके ग्लूकोज में, आप प्लस जो बनता है उसका नाम होता है फ्रक्टोज। सब लोग याद करो। आपको याद होगा कि अगर हम लोग का ले लें, सुक्रोज ले लें, इसमें जल भी मिलाते हैं, जल इधर लिख लेते हैं। सबको सुक्रोज का सूत्र भी याद होगा, C12H2211 होता है। जल का सूत्र आपका H2O होता है, याद करो। C12H2211 होता है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। सब आप पढ़े हैं, एक एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है और आप अपने नज़रों से देखे भी है। ग्लूकोज जो होता है इसका सूत्र होता है C6H12O6। फ्रक्टोज का होता है C6H12O6। आप इसमें देखिएगा, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कोई भी एंजाइम नहीं मिलाया गया है, इसके ऊपर कोई एंजाइम नहीं मिलाया गया। देखो जब आप एंजाइम नहीं मिलाएंगे तो ध्यान रखना, जब आप इसमें एंजाइम नहीं मिलाएंगे तो क्रिया बड़ी धीमी गति से होगी। क्रिया बहुत क्या होगी? धीमी गति से होगी। और इसको सक्रियण माने जो आपका होता है ना, जब इस क्रिया को कराने के लिए जो अभिकारक की जो सक्रियण ऊर्जा की बार होता है वो लगभग, याद करो सब लोग, लगभग 6.22 किलो जूल प्रति मोल इतना चाहिए। कोई एंजाइम अगर नहीं है तो देखो कितना एनर्जी की आवश्यकता हो रही है आपको। सक्रियण ऊर्जा के बार 6.22 किलो जूल प्रति मोल, ये याद करना पड़ेगा आपको कि हमने कहा लिया सुक्रोज लिया, इसमें जल मिलाया और कोई एंजाइम नहीं मिलाया है तो क्रिया बहुत धीमी गति से होगी। इतनी धीमी गति से होगी कि समझो कि इसको कराने के लिए सक्रियण ऊर्जा की मान 6.22 किलो जूल प्रति मोल, माने 1 मोल इसको तोड़ने के लिए इतना जूल की आवश्यकता होगी। अब जितना मोल लेंगे उसमें उतना से इसमें गुणा कर देंगे। अब जरा सोचो, ये तो पहला रिएक्शन था, बिना एंजाइम की क्रिया हुई, बहुत धीमी गति से होगी और इसको कराने के लिए आपको सक्रिय ऊर्जा के मान भी बहुत अधिक चाहिए, 14.22 किलो जूल प्रति मोल चाहिए। लेकिन जरा सोचो, हम एक और रिएक्शन आप लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने जल लिख दिया प्लस सुक्रोज लिख दिया, ठीक है, सुक्रोज लिख दिया, फिर क्रिया हुई, फिर यहाँ पर ग्लूकोज बना। अब सूत्र सबको याद होगा, प्लस यहाँ पर फ्रक्टोज लिख दिया हमने और यहाँ पर अब एंजाइम का यूज कर देंगे जिसका नाम होगा इन्वर्टेस। अब एंजाइम का यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा? इन्वर्टेस। अब यहाँ से चलो ये लिख देते हैं, ये का मतलब समझ जाएंगे ना, एक्टिव एनर्जी सक्रिय ऊर्जा घट करके मात्र 2.2 किलो जूल प्रति मोल आ गया। माने अब यहाँ से आपको एक चीज़ मिला कि हमें जब हमने एंजाइम का इस्तेमाल कर, देखो इन्वर्टेस एंजाइम इसमें आपने
मिला दिया है तो क्रिया बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, तुरंत आपका बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और आपके सक्रिय ऊर्जा के मान भी बहुत कम होगा। आप ज़रा सोचिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, सक्रिय ऊर्जा का मतलब होता है कि अगर आप मटर लेकर आए, केवल पानी में मटर को डाल करके आप उसको गर्म करिए, तो उसको गर्म करने के लिए आपको अधिक समय भी लगेगा, अधिक ताप की भी ज़रूरत होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा खावा सोडा डाल दिएगा तो कम ताप में और जल्दी वो उबल जाता है। तो खावा सोडा जो है वही इस तरीके से का समझो कि एक तरीके से एंजाइम का काम कर रहा है, एंजाइम का कार्य कर रहा है, तुरंत वो क्या कर दिया, गला देता है आपका। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर भी कम, देखो इतना जूल की आवश्यकता हो रही थी जब का किसका इस्तेमाल कर रहे थे, जब आप एंजाइम का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो जल और सुक्रोज को मिलाने में, टक्कर कराने में जो सक्रिय ऊर्जा की मान थी वो 14.22 किलो जूल प्रति मोल था। लेकिन जब आपने इन्वर्टेस एंजाइम जो कि ईस्ट से प्राप्त किया जाता है, आपको याद होगा सारा एंजाइम ईस्ट से ही प्राप्त किया जाता है, कवक से ही प्राप्त किया, चाहे जाइमेस की बात करें चाहे इन्वर्टेस की बात करें, तो इसमें आपने मिलाया तो देखा कि सक्रिय ऊर्जा का मान 2.22 का होता है, कम हो जाता है, यानी कम सक्रिय ऊर्जा में क्रिया आपकी तेज़ी से हो जाती है। तो यही आपका एंजाइम का क्या होता है, प्रयोग होता है। वही बात आपके साथ भी होता है कि अगर एंजाइम आपके शरीर के अंदर उपस्थित है तो जो भी क्रियाएँ आपके शरीर के अंदर होती है तेज़ी से होती है, निकाल दिया जाएगा तो क्रियाएँ बहुत क्या होती है, धीमी होती है। तो इस कहानी को लिख लो और तब आपको आगे हम बता रहे हैं सक्रिय ऊर्जा के महत्व के बाद एंजाइम के उपयोग करते हैं। देखो खुद आप सोचिए और खुद मैं बोल रहा हूँ, खुद आप समझ करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो पहला बात सुन लो, सब लोग सुनो पहले, कि जो एंजाइम होता है, बिना एंजाइम की उपस्थिति में जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन 50 वर्षों तक नहीं पचता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो पहला में सब लोग नोट कर लेना कि बिना एंजाइम की उपस्थिति में जो भोजन होता है 50 वर्षों तक बना रहता है, माने 50 वर्षों तक पाचन नहीं हो पाता है। जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला तो लिख लिए सब लोग। दूसरा सुन लो, दूसरा जो होता है ट्रायोसिनेज, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायोसिनेज एंजाइम का नाम सुने सब लोग, नहीं सुने तो सुनेंगे। एंजाइम के कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है एल्बिनिज्म रोग। एल्बिनिज्म रोग होता है। अब सुन लो तनी, एल्बिनिज्म रोग आखिर होता क्या है। देखो ये जब रोग होता है तो पूरा शरीर सफ़ेद रंग का हो जाता है, माने जो शरीर होता है शरीर पर सफ़ेद रंग का दाग हो जाता है। देखो उसका नाम आपका एल्बिनिज्म रोग है। ये एल्बिनिज्म जो रोग होता है वो ट्रायोसिनेज एंजाइम के कमी के कारण होता है। और जब ये शरीर पर होता है तो शरीर पर जो होता है सफ़ेद रंग के दाग बन जाते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे एल्बिनिज्म रोग का होता है तो शरीर पर एक सफ़ेद रंग का दाग बन जाता है जब ये रोग उत्पन्न होता है। तो चलो ठीक है, अब आ जाओ तीसरा नंबर, सब एंजाइम की कमी के कारण होता है। तीसरा आपका होता है बाबू, अब तो पढ़े भी होंगे, फिनाइल हाइड्रोक्यूसिलेज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये भी एक एंजाइम के नाम है, फिनाइल हाइड्रो। बायोलॉजी में सब आप पढ़े होंगे, अनुवांशिक रोग वालों में, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो एक बार रिपीट भी तो हो रहा है, जितना ही पढ़ेंगे जितना ही रिपीट होगा उतना ऐसे ही होता है। एंजाइम के कमी के कारण या कमी से फेनिलकीटोन्यूरिया रोग होता है। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग होता है, ठीक है। अब देखो फिनाइलकीटोन्यूरिया जो रोग होता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, ये भी एक एंजाइम की कमी के कारण होता है जिसका नाम होता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फेनिल या फिनाइल जो भी कहिए, इसके कारण जब रोग होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्त होता है उसका बुद्धि क्या होती है, मंद हो जाती है, मंद बुद्धि को व्यक्त हो जाता है। ये भी होता है 22वां जो 12वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। चलिए तीसरा आएंगे आप, स्ट्रेप्टोकाइनेस। देखो एंजाइम में यही पहचान होती है, काइनेस उसमें या जो जरूर आता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम के कमी के कारण देखो एक रोग होता है, उसका नाम होता है कि रुधिर वाहिकाओं में
रुधिर वाहिकाओं से रुधिर बहता है, रुधिर वाहिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। रक्त यानी रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, माने रक्त थक्का नहीं बनता है, नहीं बन पाता है। सब आपको याद होगा। पांचवा आप पढ़े होंगे इन्वर्टेस। इन्वर्टेस से क्या है, एंजाइम है ना। और देख लो इन्वर्टेस जो एंजाइम होता है ये सुक्रोज को, याद करिए, सुक्रोज को किसमें बदलता है भाई, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देता है। छठवां आपका है लैक्टेस। लैक्टेस को क्या काम होता है, याद करो। लैक्टोस जो, लैक्टोस आपका नाम पढ़ेंगे, दूध शर्करा में पाया जाता है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बदल देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। किसको बदल देता है भाई, लैक्टोज को। लैक्टोज आपके दूध शर्करा होता है। और उसके बाद से आप जो पढ़े होंगे उसका नाम होगा माल्टेस। माल्टेस ये जौ से बनाया जाता है माल्टेस को। तो ये जो माल्टेस एंजाइम, सब ये एंजाइम का नाम है, ठीक है ना, ये सब एंजाइम का नाम है। और इसका जो काम होता है ये माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। आठवां का नाम सुनेंगे जाइमेस। काम याद है जाइमेस को, यह ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल, कहाँ बात कर रहा है भाई, अरे लिखो यार, जब पढ़ने के लिए आए हो, कौन सी बात है अभी। चलो नोट कर लो इसमें।